नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ललकार। आज ललकार में बात करेंगे लोकसभा चुनाव की। दरअसल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है, लेकिन इस बीच पिछली बार की अपेक्षा वोट प्रतिशत काफी कमजोर रहा है। यही कमजोरी किस पार्टी की नैया डुबोने और किसका बेड़ा पार लगाएगी, ये 4 जून को साफ कर देगी। मगर वोट प्रतिशत को लेकर सियासतदान सियासत करने में जुटे हुए हैं। कोई नेता वोट प्रतिशत की कमजोरी को अपनी कमजोरी नहीं मान रहा है और कोई बड़े बड़े दावों के साथ अपनी अपनी जीत का दावा ठोकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उनके दाव में कितना दम है और आखिरी वोट प्रतिशत में कमी को लेकर आज हम ललकार में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं दूसरे चरण के वोटिंग को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट। दिग्गजों ने दिखाया दम, फिर भी हुई वोटिंग कम। 2024 का रण, एनडीए 400 पार का प्रण। नेताओं की ललकार, अब की बार किसकी सरकार। लोकसभा चुनाव है जारी, सियासत हो रही भारी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी काफी तेज है और ऐसे में सभी दल पूरी ताकत के साथ चुनावी रण में ताल ठोकने में जुटे हैं। आलम यह है कि सभी पार्टियां धुआंधार चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं और एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इतना ही नहीं, सभी दल जनता को रिझाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और जनता के हित में बड़े बड़े दावों का घोषणा पत्र भी लेकर आए हैं। साथ ही अपनी अपनी जीत का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आम जनता पर नेताओं के वादों और दावों का कितना असर होता दिखाई दे रहा है, इसकी बानगी लगातार दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत से साफ झलकती है। भले ही राजनीतिक दलों ने अपना दमखम दिखाते हुए जमकर चुनाव प्रचार किया हो, लेकिन दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत घटने से अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चुनाव आयोग और शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों और लगातार मतदान को लेकर जागरूक करने के बावजूद लोगों ने पिछली बार की अपेक्षा इस बार कम मतदान क्यों किया। क्या जनता को किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं या आम जनता सभी दलों को नकार चुकी है? वो कौन सी वजह है जिससे मतदान प्रतिशत कमजोर हुआ और इस कमजोरी का असर आने वाली 4 जून की तारीख को किस और पार्टी को कमजोर करने का काम करेगा? तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि आखिर पिछली बार की अपेक्षा इस बार कहां कितना मतदान प्रतिशत कम रहा। 2019 के मुकाबले वोटिंग में बदलाव साफ नजर आया। 18 से 16% की कमी 3 सीटों पर देखी गई है, जबकि 16 से 13% कम वोटिंग 22 सीटों पर हुई। इधर 13 से 10 सीटों पर कम मतदान 20 सीटों पर हुआ, जबकि 10 से 7 सीटें ऐसी रहीं जहां पर 10 से 7% मतदान उन जगहों पर हुआ, जबकि 19 सीटें ऐसी रहीं जहां पर 10 से 7% का मतदान हुआ। 24 सीटें ऐसी पाई गई इस बार के चुनाव में जहां पर 7 से 1% तक का मतदान 2019 के मुकाबले कम दर्ज हुआ। तो वहीं दूसरे चरण में सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 77.97, मणिपुर में 77.18% और पश्चिम बंगाल में 71.84% मतदान हुआ। सबसे कम महाराष्ट्र में 53.71 और यूपी में 54.85% वोटिंग कम देखने को मिली। ऐसे में पिछली बार की अपेक्षा 7.65% मतदान में कमी देखने को आई है, जिसको लेकर अब सियासत तेज हुई है। नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है और नेता एक दूसरे को घेरते हुए कई सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, चरण 2 बहुत अच्छा रहा। भारत भर के लोगों का आभार जिन्होंने मतदान किया। एनडीए को मिल रहा अद्वितीय समर्थन विपक्ष को और भी निराश करने वाला है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा, दूसरे चरण में दिन भर एक अजीब रुझान देखने को मिला कि हर बूथ पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में वोट डालने वाले हर समाज और वर्ग के मतदाताओं का आना लगातार बढ़ता गया। दूसरी तरफ बीजेपी के मतदाता कम से कम होते चले गए।
दरअसल बीजेपी की हताशा, निराश समर्थकों के बीच भाजपा की ऐतिहासिक हार की पुख्ता बात बुरी तरह फैल चुकी है। उनके संगी साथी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। भाजपाई नेताओं के ऊल जलूल बयानों से भाजपाई शर्मिंदा भी हैं और अंदर से नाराज भी। आखिरकार उन्हें भी तो समाज के बीच रहना है। राजनीतिक बयानबाजी के चक्कर में पड़कर वो अपने और अपने परिवार वालों के सामाजिक संबंधों को समाज के बीच खराब नहीं करना चाहते। वो भी जानते हैं कि सामाजिक सौहार्द में सबकी भलाई और तरक्की के अवसर मिलते हैं। दूसरे चरण ने तस्वीर और साफ कर दी। अब की बार भाजपा साफ, कभी नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग। तो दूसरे चरण में कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। कई बड़े सवाल उठाने लगे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार कम वोटिंग प्रतिशत किस पार्टी को कमजोर और किस पार्टी को दमदार बनाने का काम करेगा। ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। तो आपने हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट देखी। दूसरे चरण के मतदान के बाद किस तरह की तस्वीर और नेताओं की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। और कुछ नेता कह रहे हैं, विपक्षी नेताओं का साफ सीधा निशाना है कि इस बार मौजूदा सरकार खतरे में दिख रही है। पहले 2 चरण ये संकेत दे रहे हैं कि जो मतदाता है वो मौजूदा सरकार से नाराज दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत में भारी गिरावट या फिर गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो चलिए आज चर्चा भी शुरू करेंगे ललकार में। और ललकार में आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अमिताभ कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं और राकेश सिंह परमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। और आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ इस बार जुड़ गए हैं। तो तीनों का बहुत बहुत स्वागत ललकार में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमिताभ जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अमिताभ जी, जिस तरह से दूसरे चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, पहले चरण के आधार पर और दूसरे चरण के जो बीच का समय रहा, उस तरह के तमाम जो बयानबाजी हुई या जो प्रचार प्रसार हुआ, मैं समझना चाहूंगा दोनों चरणों के आधार पर क्या इस वक्त निकलकर तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, क्या संकेत बताए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव का प्रतिशत कम रहा है। कई कारण गिनाए जा रहे हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है कि चुनाव को लेकर लोगों का उत्साह थोड़ा कम है। फाइट जो है ना उतनी तगड़ी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया है। हम लोग लगातार इस बात को देख रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रिपेयर्ड है, बहुत शुरू से इस पे काम करती है, लेकिन विपक्ष जो है उसकी तैयारियों में काफी लेट हुआ और बहुत लेट से वो जागे। और एक एहसास जो है और एक स्टडीज जो लगातार चल रही थी, जिसमें कि ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है, तो उसका भी असर ऐसा लगता है लोगों पर पड़ा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि फाइट नहीं है, जरूरत क्या है, मोदी जी जीत ही जाएंगे, इस तरह के केस के पास है। तो जो विपक्ष के भी जो पक्षधर हैं, उनको लग रहा है कि चलो अब हारने वाले पार्टी को क्या वोट करें, और जो जीतने वाले हैं उनमें से भी कुछ को लग रहा है कि जब मोदी जी जीत ही जा रहे हैं तो हमारे एक वोट से क्या अंतर पड़ रहा है। तो क्या इससे माना जा सकता है अमिताभ जी, जो वोट बाहर नहीं आया है, जो लोग बाहर नहीं आए हैं, वो मात्र बीजेपी के वोटर्स हो सकते हैं जो बाहर नहीं आए हैं? दोनों पक्ष के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के नहीं है, क्योंकि देखिए पहले जो हम लोग नॉर्मल जो गणना करते थे उसमें हमारी समझ में आ जाता था, और कई बार हम लोग ऐसा समझते थे कि 60% से ऊपर जब वोट नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि बीजेपी को कम वोट पड़े हैं। नॉर्मली ये माना जाता था, क्योंकि जो अन्य विपक्षी दलों के जो वोटर्स होते हैं, जो खास करके मुस्लिम समाज के या दलित समाज के लोग होते हैं, वो 100 में से 80-90% वोटिंग करने जाते हैं, जबकि बहुत से सो कॉल्ड संभ्रांत लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनको बीजेपी का वोटर माना जाता रहा है, वो बाहर निकलते ही नहीं है वोट करने के लिए। उस दिन वो छुट्टी बनाने चले जाएंगे, रिश्तेदारी में चले जाएंगे, इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत बुरी आदत रही है। तो उस लिहाज से देखना इस बार संभव नहीं है, क्योंकि इस बार समीकरण अलग है। ठीक है, बहुत स्पष्ट है। ठीक। तो जब संघर्ष तगड़ा नहीं होता है ना, तो उस ढंग से लोगों में भी जोश नहीं आता है और लोग भी बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। ठीक है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है।
ठीक है, कि ओके। लोगों का पार्टिसिपेशन इन वजहों से कम हुआ है क्योंकि बहुत तगड़ी फाइट नहीं है और लोगों को लग रहा है कि भाजपा सीधे सीधे जीत रही है। तो दोनों पक्षों के लोगों में कमी हुई है। मुझे लगता है कि हार जीत का अंतर जो है ना, वो परसेंटेज वही रहेगा। 6-7% का अंतर है, बहुत नहीं। पहले आज से 15 साल पहले तक लगभग इससे भी कम वोटिंग हुआ करती थी, जहां तक मुझे ध्यान है। ठीक है, उस लिहाज से पिछले बार से वोटिंग परसेंटेज कम आप देखेंगे 2019 के मुकाबले, लेकिन बहुत बुरा भी नहीं है। हालांकि नागरिकों से निवेदन है कि वोट 5 साल में एक दिन वोट करना होता है। अगर आप उस एक दिन वोट करने नहीं जाते हैं तो आप अगले 5 साल किसी नेता को या सरकार को कैसे आप दोषी ठहरा सकते हैं? ठीक है, ओके अमिताभ जी, ठीक है। राकेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आप अमिताभ जी की बातों से सहमत हैं? और दूसरी बात, क्या वाकई में लोग जो हैं यही सोचकर बाहर नहीं निकले कि मौजूदा सरकार काम कर रही है तो हमें वोट देकर क्या ही करना है, वोट से क्या होगा? सर, बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी का नारा है 400 पार। क्या यही कुछ रीजंस रहे जिस वजह से पक्ष के या फिर विपक्ष के वोटर्स जो है वो सही रूप से बाहर नहीं आ पाए? शर्मा जी नमस्कार, और आपके तीनों प्रश्नों को मेरा प्रणाम जी। असल में मत प्रतिशत गिरने के कुछ कारण तो गर्मी है, यह मानना पड़ेगा। लोगों की उदासीनता लोकतंत्र में बहुत ज्यादा हो गई है, जो अशुभ है लोकतंत्र के लिए। मैं एक मतदाता हूं तो मैं ये मान रहा हूं कि यार वोट देने, मान लो मैं ए को जाऊंगा, कोई जरूरी है कि वो यही रहे? चुनाव बाद वो बी बन सकता है, वो सी बन सकता है। मतलब हमारे हाथ में सिर्फ एक बार का मताधिकार है। मताधिकार लेने के बाद वो अपने हिसाब से अपना पार्टी बदलता रहता है। यह बहुत देखा गया है पिछले चुनाव में। तो उदासीन है आदमी की, गर्मी में मर करके लाइन लगाए और वो जाएगा पता न कहां। यह एक कारण डेवलप हो रहा है नए वर्ग में, खास तौर से जो नया वर्ग का मतदाता है उसे राजनीति में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। वो कॉल सेंटर में नौकरी करता है, शनिवार इतवार को सोता है। वो इसको मतलब नहीं है मोदी प्रधानमंत्री बने, मोदी प्रधानमंत्री ना बने। ये एक बड़ा कारण है जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरा बड़ा कारण है कि भाजपा वाले मान चुके हैं कि आएगा तो मोदी, 400 पार अब की बार तो हो ही गया है। और विपक्ष भी कह रहा है कि जितना प्रयास करो आएगा तो मोदी है। विपक्ष के तरफ से जितने बड़े नेता हैं उनका चुनाव से बाहर हट जाना, चुनाव में सीधा पार्टिसिपेट, जैसे सोनिया गांधी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, अब उनसे बड़ा कोई नहीं, वो सीधा सीधा चुनाव से ही हट गई। अखिलेश यादव कल तक ठीक नहीं था कि वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो कन्नौज की सीट उनके गले पड़ गई, पारिवारिक लड़ाई में उनको कन्नौज जाना पड़ा, वरना वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे थे। मायावती जी अपने घर में बैठी हुई हैं। उसी तरह से और पार्टी के जो लोग हैं, वो जो शीर्षस्थ नेता है वो सीधा सीधा किस वजह से बाहर है, मैं उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनके भी कारण है। तो कार्यकर्ता क्या है कि अपने सेनापति के ऑप्शंस में कार्यकर्ता मनोबल गिराया हुआ है, और जब तक कार्यकर्ता का मनोबल हाई नहीं होगा आम जन मतदान करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि 4-5% कोर मतदाता होता है जिसको पार्टी को वोट देना होता है, बाकी ना वो वही के पाता है आइए कहने पर, रिक्वेस्ट पर। राकेश, जो पहले चरण के मतदान हुए थे उसके बाद विपक्ष लगातार पलटवार कर रहा था कि अभी जो सत्ताधारी दल है उसको काफी खतरा है, कम वोटिंग हुई है तो लोग सरकार के खिलाफ हैं या सरकार से नाराज हैं। उसके बाद जो प्रचार की प्रक्रिया रही, खासतौर पर बीजेपी की या प्रधानमंत्री मोदी की, उसको लेकर अगर उठाएं तो उसको लेकर भी विपक्ष निशाना साध रही है कि अब मुद्दे नहीं है, बीजेपी बौखला गई है तो इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, मंगलसूत्र हो या घोषणा पत्र को एक जो है वो मुद्दा बनाया गया है। क्या वाकई में ये जो कहीं ना कहीं जो बयानबाजी हुई थी या जो प्रचार प्रसार की प्रक्रिया हुई थी, ये वाकई में एक फैक्टर निकलकर सामने आ रहा है क्या दूसरे चरण के सफर में? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद विपक्ष तो ये कह रहा था कि भाजपा हार गई, वो उसका राजनीतिक कर्तव्य भी है। जहां तक मंगलसूत्र वगैरह की बात है, वो मुद्दा दिया किसने? नरेंद्र मोदी के साथ एक प्लस पॉइंट हमेशा रहा है कि मोदी जब चुनाव में जाते हैं उनको सोचना पड़ता है भाई क्या बोलूं, तब तक विपक्ष कोई ना कोई खुद ही मुद्दा देता है जिसको मोदी सब मुद्दे के ऊपर इसी को मान लेते हैं। जैसे मणिशंकर अय्यर ने 2014 में कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं चाय दुकान खोल दे। उसके पहले ध्यान रखिए, 2 वरिष्ठ लोग आप सामने पैनल पर हैं हमारे साथ। नरेंद्र मोदी उसके पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, संघ के कार्यकर्ता थे, भाजपा के प्रवक्ता थे, लेकिन उसके पहले उनका चाय का दुकान कहीं नहीं था। तालकोटा स्टेडियम में मणिशंकर अय्यर का चाय का दुकान का शंकुपात देने से मोदी बड़नगर में चाय बेचने लगे, उस स्टेशन पर जो स्टेशन उनके जन्मदिन में बना ही नहीं था। उसी तरह से 2019 में
सिख आंदोलन कोई बहुत बड़ा नहीं, यही सब पित्रोदा अमेरिका से बोल दिए थे। उसके बाद उन्होंने उस मुद्दा को उठाया। आज क्या जरूरत थी नॉन प्लेइंग प्लेयर को बीच में प्ले करने के कि अमेरिका में 55% ले लिया जाता है। भारत का कल्चर आपको पता है। तो नरेंद्र मोदी जैसा घास खिलाड़ी मजा हुआ राजनीतिक आपको छोड़ देगा इस मुद्दे पर। तो ये बयान क्या कांग्रेस को वाकई में बैकफुट पर धकेल रही है? क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव हुए हमेशा से ढकेली है। कांग्रेस के नॉन प्लेइंग प्लेयरों का प्ले करना ही कांग्रेस को नुकसान देता है। चाहे वो 2014 का मणिशंकर का चाय का दुकान हो या सैम पित्रोदा का ये 55% अमेरिका वाला कानून हो, ये कांग्रेस इसको संभालते संभालते बीती है। कांग्रेस के जयराम रमेश को कहना पड़ा कि सैम पित्रोदा जी का ये निजी बयान है, हमका कांग्रेस इससे कोई लेना देना नहीं है। काहे नहीं लेना देना? ओवरसीज का अध्यक्ष है वो। सैम पित्रोदा साधारण आदमी है, राजीव गांधी के दोस्त है। इन सब आप कुछ कह रहे थे जी मेरे से? मैंने कहा इवन वो सलाहकार भी रहे हैं कांग्रेस की, और वो उन्हीं के बयान को किनारा कर रहे हैं। देखिए क्या है, राजनीतिक दल के लोगों का है कि अगर बढ़िया लग रहा है तो मेरा बयान है, नुकसान कर रहा है तो निजी बयान है। मेरा अपना मानना है कि कुछ निजी नहीं होता राजनीति में। राजनीति में निजी होता, घर बैठिए। आप राजनीति में आए तो सार्वजनिक बयान है, अगर वो फायदा करेगा तो आप मानिए, नुकसान करेगा तो मानिए। ठीक है, निजी उजी कुछ नहीं होता, निजी ढकने के लिए होता है। ओके ओके। आलोक जी भी बने हुए हैं और हमारे चौथे गेस्ट अनुराग तिवारी जी भी फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, जिस तरह से अभी कह रहे थे, राकेश जी कह रहे थे कि सैम पित्रोदा को जो बयान सामने आया, एक जो खिलाड़ी बीच में जो खेल गया, क्या वाकई में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है आने वाले जो चरण बचे हैं, या फिर दूसरे चरण की बात करें तो उसमें भी कोई ना कोई प्रभाव इस बयान का पड़ा है? हालांकि हमने देखा मध्य भारत हो तो उसमें वोटिंग काफी कम दिखाई दे रही, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां पर बम्पर वोटिंग भी हुई है। त्रिपुरा की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, या बाकी ऐसे कुछ राज्य हैं। इवन मणिपुर में भी अच्छी वोटिंग हुई है। शीतल जी, जो छोटे राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, वहाँ हमेशा अच्छी ही वोटिंग हुई, कोई ये पहली बार नहीं। सबसे बड़ी समस्या तो आती है उन राज्यों में जो बड़े अपने आप को जागरूक राज्य कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये पॉलिटिकली अपने आप को, मतलब यहाँ का हर आदमी कहता है कि माँ के गर्भ से नेता पैदा होता है, लेकिन माँ के गर्भ से नेता पैदा होने वाला व्यक्ति वोट डालने नहीं जाता, राजनीति तो बहुत करता है। तो इसलिए इसके बहुत सारे कारण, बहुत रिच नहीं रहा वोट डालने के मामले में। हम सब उस दिन छुट्टी मनाने के मूड में रहते हैं ज्यादातर लोग। भाई सवर्ण तो बहुत कम है, अगर वोटिंग की बात करो तो ऐसा तो नहीं। सवर्ण की मात्रा कितनी है उत्तर प्रदेश और बिहार में? 80% 90% तो नॉन सवर्ण है। वही अगर वोट डाल दे तो वोटिंग परसेंट डाल तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो सवर्णों को ब्लेम करना कि बीजेपी का वोटर सवर्ण है, वो निकलता नहीं है इसलिए वोट पड़ा, मुझे लगता है ना समझी है। अब बीजेपी का वोटर सवर्ण अकेले नहीं रहा, बीजेपी का वोटर ओबीसी भी है, बीजेपी का वोटर दलित भी है। मैं आज अपने पिता से बात कर रहा था, हमने कहा पापा भाई वोट कम क्यों पड़ा? मैंने कहा जरा भाई गांव में रहते हैं, 75 साल की उम्र है, जरा पूछो उनसे। मैं तो उन्होंने कहा कि हालांकि उन्होंने मुझे बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी 5 साल तक तो मुस्लिमों को अत्यधिक योजनाओं में लाभ देती रही। मेरे गांव में अगर हिंदू गरीब है, मुसलमान गरीब है, तो मुसलमान गरीबों को ज्यादा योजनाओं में लाभ मिला, हिंदुओं को मिला बाबा जी का ढुल्लू। अब वो हिंदू का काम वोट डालने क्यों जाए, मुसलमानों को वोट डलवाए, और मुसलमान तो वोट डाल नहीं रहा बीजेपी को, और तो बीजेपी को हराने के लिए डाल रहा। तो बीजेपी को बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब आप पिछले 10 सालों में योजनाओं का 40% तक लाभ आप मुसलमानों को देंगे और वोट हिंदुओं से चाहेंगे, चुनाव के समय में आप मंगलसूत्र लेके आ जाएंगे, लेकिन योजनाओं का लाभ देना होगा तो आप मुसलमानों को ज्यादा देंगे, तो फिर आप वोट भी मुसलमानों से लीजिए। ये बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए। क्या आप अगर अपने पोल वोटर को नाराज करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप 400 पार का नारा लगा रहे, 200 पार बचे आपको। तो इसलिए ये एक भी नाराजगी का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा बढ़ता हुआ टेम्परेचर है, कोई ऐसा प्रोवोकेटिव मुद्दा है नहीं है। जून की गर्मी, अप्रैल की गर्मी में जून वाला एहसास हो रहा है, कौन वहां 40 डिग्री में 45 डिग्री में लाइन लगाए? कम से कम वोट ज्यादा बने हो, दोपहर में कोई व्यक्ति जाएगा लाइन देखता है, भागता है, कह रहे हमें हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, लौट जाता है। वोट डालने के लिए क्यों आएगा? क्या एक काम ऐसा नहीं किया सकता था कि 1.5 महीने पहले वोटिंग हो जाती, चुनाव सरकार उसी समय तक चलती? आप इतनी गर्मियों में जब वोट डलवाएंगे कौन जाएगा वोट डालने? उसको कालना हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए तो सरकारी लाइन क्या? तो इसलिए भी
लोग वोट डालने नहीं निकल रहे हैं कि इतनी दोपहरी में कोई व्यवस्था नहीं है, बुजुर्गों को कम से कम घर में वोट डलवा देते हैं। अब कोई व्यक्ति पैर से कमजोर है, 72 साल का है, वो चल नहीं पाता, 1 किलोमीटर चल के जाएगा वोट डालने। उसमें चुनाव आयोग की आलोक जी भी, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए? बिल्कुल, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को और बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। मेरे पिताजी की ये सलाह है, मैं मीडिया में बताता हूँ कि कम से कम ऐसा हो कि 65 साल, 70 साल, 80 साल वोटर है, तो उनको घर में वोटिंग करा दे, तो कम से कम वो बुजुर्ग भी वोट डाल दे और वोटिंग लाइन लंबी ना हो। तो ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर टेम्परेचर में ये उम्मीद रखते हो कि वोट लोकतंत्र के नाम पे लोग 45 डिग्री में वोट डालने आएंगे तो 10% का वोट होगा, इससे कम भी होगा। यहाँ नेता कार से नहीं निकलता है और वोटर्स में आप कहते हैं कि आप 200 लोगों की लाइन में खड़े हो जाओ तो मर जाओ वोट डालने में। ओके, ठीक है अनुराग जी, ठीक है, ओके अनुराग जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटूंगा क्योंकि आप थोड़ा देर से भी जुड़े हैं और माफी भी चाहूंगा। ब्रेक के बाद आपको समय दूंगा। फिलहाल ललकार में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चर्चा शुरू। हमारे साथ चारों मेहमान जुड़े हुए हैं और सीधे मैं रुख करना चाहूंगा अनुराग तिवारी जी का, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुराग जी, आप युवा हैं और मैं चाहूंगा कि आप एनालाइज करें कि पहले चरण और दूसरे चरण में क्या युवा मतदाता भी दूर रहा है? जिस तरह से कुछ योजनाएं या कुछ जो नीतियां निकलकर सामने आई हैं इस सरकार में, चाहे वो अग्निवीर योजना हो, ये विपक्ष की तरफ से भी बताया जा रहा है कि युवाओं के लिए ना रोजगार आया, अग्निवीर योजना जैसी जो योजनाएं सामने आई उससे युवा सरकार से खफा है। तो आप क्या एनालाइज कर पा रहे हैं पहले चरण और दूसरे चरण के आधार पर? क्या वाकई में युवा वोटर भी नाराज दिखाई दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो नतीजे आने वाले हैं वो 4 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले एक नतीजे आ चुके हैं कि इस बार लोकतंत्र कहीं ना कहीं हार रहा है। इन 2 चरणों में ये देखा गया है कि जिस तरीके से वोटिंग बहुत कम होती जा रही है, कई राज्यों में देखा है कि हम लोगों ने 45% से भी कम वोटिंग हुई है, तो उससे लोकतंत्र दिख रहा है कि लोकतंत्र पे विश्वास जो लोगों का था वो उतना प्रबल इस चुनाव में नहीं दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसके बहुत सारे कारण हैं, अन्य राज्यों में अलग अलग कारण हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण मुझे दिखाई दे रहे हैं, अगर युवाओं की बात करें तो उसका एक कारण दिख रहा है कि अगर आप बिहार की बात करें या यूपी की बात करें, वहां अगर वोट प्रतिशत कम हो रहा है तो उसका एक प्रमुख कारण है पलायन। मुझे जैसा लग रहा है कि पलायन एक बहुत प्रमुख कारण है। और एक और जो कारण देखा गया है वो ये है कि लोगों ने एक पूर्वाग्रह बना लिया, एक दिमाग में एक पहले से ही रिजल्ट या नतीजा डिसाइड कर लिया है कि क्या होने वाला है। और ये केवल पक्ष की बात नहीं है, ये विपक्ष के जो लोग थे, जो भाजपा से खफा थे या एनडीए से खफा थे, उनके दिमाग में भी एक रिजल्ट तैयार है। और मुझे लग रहा है कि उसकी वजह से लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लोगों को ये लग रहा है कि मेरे एक वोट से क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या बदलाव आ सकता है। और ये चीजें एक दिन में नहीं हुई, पिछले 2-3 सालों से जैसे जैसे बातचीत चल रही है, लोग एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों के दिमाग में एक चीजें बन गई है। अब जब युवा की बात करते हैं तो जो योजनाएं सरकार लेकर आई है उसका बहुत अधिक प्रभाव नहीं है, लेकिन युवा ये नहीं समझ पा रहा है कि मेरा लोकतंत्र में भागीदारी करने से, मेरा वोट देने से मुझे अधिक क्या लाभ मिलेगा। ये एक अवेयरनेस की कमी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है और ये एक दिन में बदलाव आने वाला नहीं है। इसके लिए सरकार को या चुनाव आयोग को कई सालों से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने जरूरी होते हैं। आप स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, आप कॉलेज में अवेयरनेस प्रोग्राम करिए, तब आप राजनीति में और लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ा सकते हैं। अभी अगर बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, तो परिवार भी उसको राजनीति से दूर करता है। परिवार भी अगर कोई खबर आ रही है, कोई चीज हो रही है, अगर वो डिस्कस भी करता है तो परिवार उसको दूर करता है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो वो युवा घर से बाहर निकलेगा, वोट करेगा, ये संभव नहीं है। दोनों चीजें बिल्कुल विपरीत है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तभी प्रभाव दिखेगा। और इसमें बहुत अधिक भागीदारी एक परिवार की है, एक माता पिता की है और सरकार और चुनाव आयोग की है। इन सबको मिलकर साथ में काम करना पड़ेगा, तभी हम युवाओं को फोन से बाहर निकालकर और गेम से बाहर निकालकर बूथ तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ओके।
अमिताभ जी, आपका रुख वापस करूंगा मैं। अमिताभ जी, जिस तरह से अनुराग जी ने कहा कि जागरूकता नहीं दिखी, अवेयरनेस नहीं दिखी, सरकार ने उस लेवल पे कदम नहीं उठाए, चुनाव आयोग की तरफ से कदम नहीं उठाए गए, लेकिन जितना वोटर बाहर आया उतना वोटर भी साइलेंट वोटर दिखाई दिया इस बार के चुनाव में। तो क्या साइलेंट वोटर भी कुछ न कुछ बदलने का मादा रखता है, और अगर वो साइलेंट है तो क्यों है? क्या मौजूदा सरकार से कोई ना कोई जरूर उस वोटर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है, या कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? नहीं, अनुराग जी ने बहुत बेहतर ढंग से चीजों को एक्सप्लेन किया है, खास करके जैसे बिहार से पलायन वगैरह की बात और जागरूकता की कमी बात। इसमें परिवार के साथ ना मैं ये भी देखता हूँ ना कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी जो है ना सेवक भाव में नहीं आया है। ये मालिक भाव में रहता है, साहब के भाव में, आदेश देने के भाव में हमेशा नजर आता है। ये कभी भी नागरिकों को इस देश का मालिक होने का भाव अभी तक वो पहुंचा नहीं पाया है नागरिकों तक। नागरिकों को रिक्वेस्ट करके और लोकतंत्र का भागीदार बनाने में इसकी रुचि नहीं। ये अपने को मालिक समझता है, जो अंग्रेजों के समय से जो चली आ रही है ना, जो हमने जो सबसे बड़ी गलती की थी कि उसी प्रशासनिक व्यवस्था को हमने कंटिन्यू किया था। अब वो प्रशासनिक व्यवस्था थी गुलामों के लिए और अंग्रेजों ने बनाई हुई थी, तो उनका मिजाज वही है। अभी भी आप देखिए रात में अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हो, हम जैसे लोग भी होते हैं, रात में एक पुलिस वाला मिल जाता है अकेले में तो डर लगता है। कारण है, और वो बहुत किस बदतमीजी से पेश आता है कई बार, वो सब आप देखिए तो आपको समझ में आता है। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन कैसे लोगों को विश्वास मिले, उनके अंदर विश्वास जगाए, हम आपके लिए हैं, आपके साथ काम करने वाले हैं, और आप जो है लोकतंत्र के एक प्रहरी हैं। आपका एक क्या उसमें अमिताभ जी ये कारण भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों ने बताया कि पहले से ही रिजल्ट जो है वो लोग मन में बनाए हुए हैं, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है नहीं जाना है वोट डालने, 400 पार तो हो ही जाएगा। राजनीतिक पार्टियां तो नारा दे रही हैं, विपक्षी पार्टियां तो नारा दे रही हैं हम जीतेंगे। तो क्या ये भी एक कारण है कि जो हम प्रशासन है, चाहे वो स्थानीय स्तर पर हो या बाकी जगहों पर हो, क्या वो भी ढीलापन दिखाई दे रहे हैं कि ठीक है राजनीतिक पार्टियां तो कर रही हैं, प्रचार प्रसार में बड़े बड़े नारे दे रही हैं, तो जागरूकता की कोई जरूरत नहीं है? जी, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। हमने शुरू में कहा था, अगर आप ध्यान करें, क्योंकि लोगों को ये फाइट नहीं है कहने का मतलब यही था, लोगों को ये लग रहा था, परसेप्शन देखिए बन रहा है लगातार 1.5-2 साल के। अगर आप इधर तो हर महीने एक सर्वेक्षण होता था कि प्रधानमंत्री के तौर पे कौन सबसे पसंद है, किसका काम सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। तो आप देखिएगा कि हमेशा मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में जो पसंद हमेशा 50% से ऊपर रहे। बाकी लोग कहीं उनके आसपास भी नहीं थे, 20-22-23% पे राहुल रहते थे, और लोगों का तो बहुत कम था। अरविंद केजरीवाल 12-13 पे रह जाते थे, ममता दीदी 4-5-6% पे रह जाती थी। तो ये जो लगातार था, और ये रिजल्ट इस बार वही तयशुदा सा लग रहा था कि इस बार तो जितना भागता कोई। इसकी वजह से क्या था कि संघर्ष नहीं होता, फिर कार्यकर्ता पदाधिकारी जो पार्टी को, तो वो भी उस ढंग से तैयारियां नहीं करते, लोगों के बीच नहीं जाते। तो आम जनता तो वैसे ही उदासीन है, क्योंकि वी आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप लाइक दैट। जैसा कह रहे थे ना अनुराग जी, घरों में बच्चों को अब राजनीति को ना एक वो गंदा खेल टाइप का समझ लिया जाता है कि राजनीति में जाना नहीं चाहिए। ये बात अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रही है कि अच्छे लोगों का राजनीति में आना इसलिए जरूरी है। उसी तरह मेरा कहना है कि वोट देना भी सबका इसीलिए जरूरी है, क्योंकि अच्छे लोग वोट देने नहीं जाएंगे, जो अपने को संभ्रांत और बड़ा ये समझते हैं वो जाते नहीं वोट करने। तो फिर अगर चोर चुनेंगे तो सबसे बड़े चोर को राजा चुनेंगे ना। ये बात लोगों को समझ में आना चाहिए, और ये भी समझ में आना चाहिए कि 5 साल में एक दिन अगर आप अपना नागरिक कर्तव्य पूरा नहीं करते, मैं मताधिकार नहीं, मत कर्तव्य है आपका, वो अगर आप पूरा नहीं करते तो फिर किसी नेता के ऊपर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है, किसी सरकार की आलोचना करने का अधिकार आप नहीं रखते। बिल्कुल, क्योंकि आपने 5 साल में एक दिन नहीं दिया अपने देश की, अपनी राजनीति की। राकेश जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा आप भी जवाब दें, क्या लोकतंत्र के लिए आने वाले समय में कम प्रतिशत मतदान होना क्या एक चुनाव एक कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है आने वाले समय के लिए? और अगर है तो क्या अभी भी मौका है? अभी जो बाकी बचे चरण है, अभी कम से कम 80% चुनाव बाकी हैं, क्या अभी भी मौका है? अभी इन चीजों को बल दिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले ना हमें जागरूक करना पड़ेगा मतदाताओं को। ये बताना पड़ेगा, जिस तरह से हम 2 यूनिट बिजली 5 किलो चावल के लिए जागरूक करते, हर भाषण में कहते हैं कि हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया, हमने ये दिया।
तो उनको बताइए कि आपको राशन दिया था, मतदान भी दीजिए, तभी जाकर के और ज्यादा सुविधाएं होंगी। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लिया मैं बलिया का रहने वाला हूँ, वहाँ 30% मान लो मतदान हुआ, तो जो 16% पाया वही सांसद बन गया, तो बाकी का 84% लोगों का तो विश्वास उसमें था नहीं था, तो फिर वो आदमी कैसे काम करेगा? 84% वाला आदमी तो उस पर भरोसा ही नहीं किया, या तो मतदान देने नहीं गया या किसी कारण से रह गया। मैं इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आपसे राकेश जी, इसी बात की क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए कि अगर बाहर नहीं आया मतदाता, अगर बाहर नहीं आया तो क्या उसको अवेयरनेस नहीं है, क्या वो जागरूक नहीं है इन चीजों से या सरकार की योजनाओं से, या फिर वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, वो नहीं चाहता है वोट डालना, वो नहीं चाहता है इसमें प्रतिभाग करना, या वो नाराज है? ना नहीं चाहता है वाले लोग नहीं, या कोई नहीं है कि वो चाहता ही नहीं कि मतदान आते, नहीं, वो जागरूक नहीं है। कुछ देखिए, कुछ % लोग हैं जो कहते हैं यार क्या करें, सरकार आएगी ना तो या तो बड़े लोगों के काम करेगी, टाटा बिरला की, या फिर उन लोगों के काम करेगी जिनको मुफ्त में राशन देना, मुफ्त में बिजली देना है। हमारे लिए सरकार टैक्स बढ़ाएगी, हमारा नुकसान ही करेगा, हमारा दोहा नहीं करेगी। छोड़ो क्या करेगा वोट देकर जो सरकार, क्योंकि 1952 से लेकर के 2024 का चुनाव हो रहा है, बहुत कम समय आया है जब मध्य वर्ग पर किसी ने फोकस किया हो, जबकि पूरे देश का 140 करोड़ का बोझ ये मध्य वर्ग ही उठा रहा है। हमारे टैक्स से टाटा बिरला पैसा लेके भाग जाते हैं, टाटा बिरला में तो वो जो पैसा लेके भागने वाले लोग हैं, और हमारे ही पैसे से वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जाता है, और हमारे लिए कुछ नहीं सोचा जाता। इन सब बातों का ध्यान रखा कि यार क्या करेंगे वोट दे करके, हमारे लिए कोई नहीं सोचता। तो एक दिन बीवी बच्चों के साथ आराम करे, ना देने का उद्देश्य नहीं है, वो जानता है कि मेरे देने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए ना दो, मैं दूंगा तब भी वही जीतेगा और वही करेगा, मैं ना दूंगा तब भी वही जीतेगा और जीत करके वही करेगा। यह जो उदासीनता एक खास वर्ग के दिमाग में बैठ गया है, यह जरूर खत्म करना पड़ेगा। एक उदाहरण में एक विधानसभा का नाम लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ बहुसंख्यक वर्ग जो है वो जनरल क्लास का है। ठीक है, हम लोग सामाजिक आंदोलन में वहां गया तो बोला कि वोट का क्या होगा, बोला देखिए जी हमको तो टिकट मिलेगा नहीं क्योंकि सुरक्षित सीट है, तो हम जा करके क्या करेंगे, चुनाव तो हमें ना कभी भविष्य में लड़ना है, ना ही हमको कोई मिलना हो रहा है। ठीक है, यह भी एक कारण है जो आदमी उदासीन हो रहा है, और यह लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। ठीक है, आलोक जी आपके पास आना चाहूंगा। अब जरा बात करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की और पश्चिम बंगाल की। उत्तर प्रदेश में भी काफी कम वोटिंग हुई, और उत्तर प्रदेश में जो जाने माने चेहरे थे, चाहे वो अरुण गोविल हो या हेमा मालिनी हो, उनकी सीटों पर भी मतदान कम देखने को मिला। अरुण गोविल एक बहुत बड़ा चेहरा और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी उनके रूप में, राम मंदिर जो बीजेपी के पास था और उठाया भी पिछले कुछ दिनों में, राम मंदिर का मुद्दा हो या बाकी अन्य मुद्दे हो, वहां पर कम वोटिंग होना क्या दर्शाता है? बिहार के अंदर भी जो कम वोटिंग हुई है, और पश्चिम बंगाल में जरूर वोट प्रतिशत बढ़ा है, मतदान बढ़ा है, तो वहां क्या जो संदेश खाली का मामला था वो एक बहुत बड़ा फैक्टर निकलकर सामने आया है पश्चिम बंगाल के लिए? सीता जी, जैसे हम वेस्ट बंगाल से शुरू करें, वेस्ट बंगाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ताकतवर हैं। जहां दोनों बहुत ताकतवर होते हैं वहां काडर वोट दोनों निकालने की कोशिश करते। ठीक है, तृणमूल चाहती है कि भाई हमारा वोट निकले, नहीं हम ना हार जाए। बीजेपी चाहती है कि हम अपना वोट निकाले, नहीं तो हम हार जाएंगे, तृणमूल बहुत ताकतवर है। तो हमने देखा लोकतंत्र में जब पक्ष और विपक्ष दोनों बहुत ताकतवर होते हैं तो वोटिंग परसेंटाइल उन जगहों पर प्रायः बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक तरफ भी लगे कि पक्ष बड़ा कमजोर है, विपक्ष बहुत ताकतवर है, या विपक्ष बहुत कमजोर है, पक्ष बहुत ताकतवर, तो एक तरफ का वोट तो निकल आता है, दूसरी तरफ का वोट उदासीन हो जाता है या वो निष्क्रिय हो जाता है। देखिए अब इसमें भी हमारे भाई कह रहे थे कि यंग वोटर को मोटिवेट करें, उनको जागरूक करें, दिन रात फोन में ही चपका रहता है, उसे सब पता है कि उसके वोट डालने से क्या नुकसान हो, क्या फायदा होगा। अब उसे उस दिन भी इतनी लत है कि रील देखने से फुर्सत नहीं है, 8 घंटे रील ही देखेगा और उस दिन भी वोट नहीं डालेगा। ये आप इसको तो आप दिन रात ऐड करते रहो तो वो वोट डालेगा, वोट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रील, वो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है वो ज्यादा वोट देता है। जो ये इस समय का यंग वोटर है, जो मोबाइल से जुड़ा है, जो टेक्नो सेवी है, जिसे आप 10 सेकंड के अंदर भारत में किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोटर है वो बता देगा, मोबाइल से देखिए इसका ट्यून अप है। अगर वो व्यक्ति
निकालने नहीं जा रहा था, तो इसमें इलेक्शन कमीशन और सरकार की कोई गलती नहीं, क्योंकि वो तो जागरूक है ही। ठीक है, आपने पढ़े लिखे की बात की, अमिताभ जी की बात पर आना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि पढ़े लिखे जो हैं वो भी बाहर नहीं आ रहे हैं, मोबाइल से जुड़े हैं या अन्य चीजों से जुड़े हुए हैं, क्या वो ये जानते हैं कि ठीक है राजनीति है, राजनीति चल रही है, सियासत चल रही है, इसमें क्या जुड़ना है, क्या क्यों जाना है? क्या ये भी एक कहीं ना कहीं भनक है युवाओं के अंदर, या जो आप जागरूक कह रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं तो जागरूक हैं ही हैं? देखिए बहुत मुद्दे हैं इस समय, क्योंकि कोई ऐसी लहर नहीं है 2019 की तरह। 2019 में पुलवामा हुआ था और जोश ज्यादा था बहुत सारे मैटर को लेकर के, लेकिन 2024 में कोई प्रोकेटिव मुद्दा नहीं है जिससे वोटर को जोश आए कि यार इतनी गर्मी में चलो चलते हैं, लाइन लगाते हैं। तो तात्कालिक कारण से भी वोट परसेंटेज 2-4-5% घटता बढ़ता है, वो तात्कालिक कारणों से घटता बढ़ता है। इस समय 2024 में कोई तात्कालिक प्रोकेटिव कारण नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा मतदान हमें कम दिखाई देता है। लेकिन मैं मानता हूँ ये लोकतंत्र खतरे की बात है और ये है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है वोटिंग परसेंटाइल 19 की तुलना में कम है, लेकिन खतरे जैसा मैं कुछ नहीं। ठीक है अनुराग जी, उत्तर प्रदेश को लेकर मैंने आलोक जी से भी सवाल किया था। उत्तर प्रदेश की जो 8 सीटें थी उसमें कुछ मुख्य चेहरे थे। अरुण गोविल का मैंने नाम लिया था, हेमा मालिनी का मैंने नाम लिया था, और भी कई बड़े चेहरे थे जिन्होंने दूसरे चरण में चुनाव लड़े हैं। वहां पर कम मतदान हुए हैं। ओवरऑल उत्तर प्रदेश में काफी कम परसेंटेज वोटिंग रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से रास्ता तय होता है लोकसभा चुनाव का, जहां से रास्ता तय होता है दिल्ली का? अभी तो 2 ही चरण हुए हैं, काफी अभी सीटें बाकी हैं। तो क्या 2 चरणों के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के जो पूरी सभी सीटें हैं, क्या उसका आकलन कर पाएंगे? देखिए, जैसे हमारे दूसरे आलोक पांडे जी ने कहा है कि कुछ ना कुछ कारण होना चाहिए। आप वोटर को बिना कारण घर से बाहर नहीं निकाल सकते। बहुत जरूरी है कि उसके सामने एक ठोस वजह हो कि वो घर से बाहर निकले, इतने धूप में बाहर निकले और पोलिंग बूथ तक जाए। हो सकता है कि कई जगह उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचने में कुछ 10-20 रुपए का खर्चा भी लगे, तो खर्चा करके वहां तक पहुंचे। उसका एक बहुत जरूरी कारण होना चाहिए उसके सामने। और इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा में। बाड़मेर लोकसभा एक दिलचस्प लोकसभा हो गई थी पिछले 1-1.5 महीने से, जब से रविंद्र सिंह भाटी मैदान में उतरे थे और 3 फ्रंट बन गए थे, 3 धड़े बन गए थे बाड़मेर को लेकर। वहां आप देखेंगे कि 70% से अधिक मतदान हुआ है। तो वहां पे लोगों के अंदर एक उत्सुकता थी, सबका अलग अलग गुट था। एक तरफ आप देखें कि कांग्रेस का गुट था, एक तरफ जो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का गुट था और एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी का गुट था। तो लोगों के अंदर एक उत्सुकता थी, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, उस चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, अपने अपने नेता के बारे में बातचीत कर रहे थे। और जब लोगों के अंदर चर्चा होगी किसी चीज की, चाहे वो किसी भी नेता के बारे में हो, किसी भी मुद्दे के बारे में हो, जब चर्चा होगी तभी उसके अंदर एक आग आएगी, या फिर आप कहें कि एक उसके अंदर उत्सुकता आएगी। वो उत्सुकता पैदा करना बहुत जरूरी था और वो उत्सुकता इस पूरे के पूरे चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दिया। आप माने कि ये चुनाव 2019 के मुकाबले इतना कमजोर हो गया था कि लोग चाय की दुकान पे या कटिंग की दुकान पे कहीं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे थे। 2019 का चुनाव हमें अभी भी याद है, जहां पे पुलवामा और तमाम ऐसे बड़े मुद्दे थे जिसके ऊपर लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था, जनवरी में वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, सबके फोन में वही दिखाई देता था, सबके जबान पे वही दिखाई देता था। लेकिन फरवरी खत्म होते होते, मार्च खत्म होते होते कहीं वो गायब हो गया। और आज के समय में स्थिति ऐसी है कि राम मंदिर का मुद्दा आपको घर से बाहर निकालने के लिए काफी नहीं है। ठीक है, हाँ, राम मंदिर हो सकता है कि जब वो वोट करे, जब वो बूथ तक पहुंच जाए, वोट करे, तो वो एक बार सोच ले कि राम मंदिर बनाया गया है। लेकिन सिर्फ राम मंदिर के लिए वो घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें चुनाव आयोग ने जितनी मेहनत की, जितना प्रयास किया, वो काफी हद तक ठीक है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी दिखाई दी, मुद्दों की कमी दिखाई दी, की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, और दोनों तरफ मुद्दों का अभाव दिखाई दिया। अमिताभ जी, सिर्फ 10 सेकंड रहेंगे आपके पास, क्योंकि 1 मिनट का समय है और सभी से एक क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगा। 10 सेकंड में आखिरी कमेंट। मैं एक चीज जो रह गई थी बात मैं कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र को खतरे वाली जैसी बात नहीं है, क्योंकि ये जो भी जागरूकता ही है ना, 50-60%, 70%, 80%,
आप अगर 15-20 साल पहले चले जाएंगे तो हम लोगों ने देखा हुआ 30-30%, 35-35%, 38% पे चुनाव हुआ करते थे। मैक्सिमम वोट चला जाता था, बहुत गया तो 40-45% जाता था। तो उसके बाद से काफी जागरूकता बढ़ी है। निश्चित रूप से ऐसे मौकों पर कई बार थोड़ी उदासीनता हो जाती है जब ये तय हो जाता है कि इसका जीतना ही तय है। जैसे एक मजबूत टीम लड़ रही हो और एक बहुत कमजोर टीम हो, तो आप नेपाल के साथ क्रिकेट मैच भारत का हो तो दर्शक अपने आप कम हो जाते हैं। तो वही वाला कुछ हाल मुझे लग रहा है और कोई विशेष बात नहीं। ठीक है, ओके। राकेश जी, देखिए, हम लालची लोग हैं। जब तक हमको लालच नहीं दिया जाएगा हम कुछ नहीं करते। चुनाव में मतदान के लिए लालच या मजबूर किया जाए कि अगर आपने मतदान नहीं दिया तो आपका सुविधाएं कम कर दी जाएंगी, तभी हम जाएंगे। यह बात मुझे कहने में कोई संदेह नहीं है कि हम लालची हैं। हमको लालच दिया जाए, मैं मतदान दूंगा। ठीक है, आलोक जी आपके पास आऊंगा। क्या चुनाव आयोग की कोई कदम? सब जगह भंडारा किया जाए, बफे सिस्टम रखा जाए तो लोग भोजन भी करेंगे। बेनिफिट है ना, बेनिफिट को बाउंड किया जाए कि आपको सब्सिडी तब मिलेगी जब आप मतदान किए होंगे। भंडारा वाली बात बड़ी छोटी चीज हो गई, मैं उससे बड़ा लालच की बात कर रहा हूँ। ठीक है आलोक जी, क्या वाकई में ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए तब कि जनता बाहर आए? कोई मुद्दे नहीं थे, मुद्दों का अभाव था, विपक्ष का मुद्दा भी नहीं था, पक्ष का मुद्दा भी नहीं था, कोई बड़ा मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा था। अब इसमें तो विपक्ष की गलती है ना। अब क्या सत्ता पक्ष मुद्दा नहीं बनाया? क्या मुद्दा हमेशा विपक्ष बनाता है, सत्ता पक्ष मुद्दा नहीं बनाती। सत्ता पक्ष तो चाहे कि मुद्दा न बने, विपक्ष मुद्दा बनाता है। तो ये लोकतंत्र के फेजेस है, मैं उससे बहुत चिंतित नहीं हूँ। ये अप एंड डाउन वोटिंग परसेंटाइल 4-5% लगा रहता है। हम जीवन तो लोकतंत्र है। बस मैं चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में चुनाव ना हो, थोड़ा ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि थोड़े महीने 2 महीने और पहले चुनाव हो जाए। गर्मी में आदमी निकलने के लिए बहुत परेशान हो। ठीक है अनुराग जी, क्या सत्ता पक्ष जो है वो मात्र विकास और ध्रुवीकरण या फिर तुष्टीकरण जैसी राजनीति के जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके बीच में ही फंसते हुए दिखाई दिया? कोई फैक्टर, उनका कोई भी हथियार जो है वो सही ढंग से नहीं चल पाया जमीन पर? देखिए, कोई ना कोई तीव्र कारण होना चाहिए। भाजपा और एनडीए अभी एक बड़े लक्ष्य के साथ चल रही है, विकसित भारत 2047। तो 2047 को लेकर कोई चुनाव देने नहीं जाएगा। ऐसा होना चाहिए कि उनके मैनिफेस्टो में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए कि जिसका लाभ 1-2 सालों में मिले। ठीक है, तो वो बहुत प्रभाव डालेगा, वो मानसिक रूप से आपको प्रोत्साहित करेगा बूथ तक पहुंचने के लिए। उसके अलावा जो पहले मैंने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि युवाओं को जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, उसमें आप किताब खोलिए, आप जाइए और 9वीं 10वीं की किताब खोलिए या 11वीं 12वीं की किताब खोलिए। उसमें आपको इस पूरे अवेयरनेस को लेकर, राइट टू वोट वाले प्रोस्पेक्ट को लेकर 3-4 लाइनें मिलेंगी। क्या ये काफी है एक युवा को समझाने के लिए, जिसको ना उसका परिवार समझा रहा है ना सरकार समझा रही है? तो कहां से समझेगा वो? अगर वो दोस्तों के साथ भी बात करे तो इन चीजों पे चर्चा होती ही नहीं है। ठीक है, 18-20 वाले यंगस्टर में इन चीजों की चर्चा नहीं होती है। तो ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करें। अगर आपको बूथ तक लेके आना है युवाओं को, तो उनको आप स्कूल में पढ़ाएं इस चीज का। अलग से अगर इस सेशन में आप 1-2 सेशन अलग लगा देते ये वोटिंग को लेकर, तो हो सकता है कि 1-2% युवाओं का कुछ रुझान बढ़ जाता है इसको लेकर। तो ऐसी कोई व्यवस्था स्कूल या कॉलेज में हुई नहीं रही, उसका खामियाजा शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमिताभ जी, राकेश जी, आलोक जी और अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास शो ललकार में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा ललकार में किस तरह से सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि वाकई में दोनों तरफ से मुद्दों का अभाव रहा, जिस वजह से वोट प्रतिशत के मायने या फिर वोट प्रतिशत जो है वो कुछ राज्यों में कम हुए, कुछ राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई। लेकिन परिणाम अभी 5 चरणों के बाद 4 जून को आएंगे। अब देखना होगा कि परिणामों में किसका पलड़ा भारी होगा, किसकी सरकार बनेगी। आज के लिए ललकार में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।